नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम न्यायशास्त्र भी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जूरिस यानी कानून, प्रूडेंशिया यानी कि नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ लॉ का ही मतलब होता है जूरिस्प्रूडेंस। अब नॉलेज ऑफ लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखो साहब, जब भी आप किसी कानून को पढ़ रहे हो तो उसके पीछे की जो भी रीजनिंग है, जो भी हिस्ट्री है, जो भी उसकी रेलेवेंस है, वो सभी चीज़ें नॉलेज ऑफ लॉ का हिस्सा हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी सवाल आपके मन में उठते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर कानून है, इसको बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, क्या वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो इसका आधार बने, जिनके आधार पर ये कानून बनाया गया, क्यों बनाया गया इस कानून को, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके सोर्सेज क्या थे, क्या ये भगवान ने बनाया है, क्या ये कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, क्या ये राजा ने बनाया था, सॉवरन, या सरकार ने बनाया है, क्या ये लोगों ने बनाया, जैसे कस्टम्स बनाए जाते हैं, या कस्टम्स क्या कानून होते हैं या नहीं होते हैं, किस चीज़ को, किस रूल को हम कानून कहते हैं, है ना। तो कब ये कानून बनाया गया और क्या ये आज की डेट में रेलेवेंट है, क्या इस कानून को आज भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी तमाम रीजनिंग, तमाम क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं किसी भी कानून को लेकर के, वो सभी जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है। ठीक है जी। अब ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये किसी पर्टिकुलर देश के कानून को नहीं पढ़ती है ना। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये स्टडी ऑफ लॉ है। बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स जो कि पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं, उनके पीछे की रीजनिंग को, उनके नेचर को समझने की कोशिश की जाती है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ठीक है जी। तो ये हमें क्या समझने में मदद करती है? यूटिलिटी यानी सिग्निफिकेंस के, उन कानूनों की, उन रूल्स की क्या सिग्निफिकेंस है जिनको कि एनेक्ट किया गया है और अप्लाई किया गया है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में है ना। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक समय में एक शादी हो रही थी, तो जो पंडित जी शादी करा रहे थे उनके पास एक बिल्ली आकर के बैठ गई। अब पंडित जी के पास एक लोटे में दूध रखा था, उन्होंने वो जो दूध है बिल्ली को दे दिया पीने के लिए, बिल्ली ने पी लिया। लोगों ने सोचा ये भी एक प्रथा है और शुरू कर दी ऐसी एक प्रथा कि भैया जब भी कोई शादी की जाएगी उस रीजन में, तो एक बिल्ली को पकड़ के लाना होगा, उसको दूध पिलाना होगा, उसी के बाद जो है शादी के सारे रीति रिवाज किए जाएंगे। क्योंकि उन पंडित जी, वो जो बहुत माने हुए पंडित जी हैं, प्रसिद्ध पंडित जी हैं, उन्होंने इस काम को किया था और वो विवाह बहुत ही शुभ हुआ था। तो इस तरीके से प्रथा बना दी लोगों ने। क्यों बना दी? क्योंकि उनको लॉजिक नहीं पता था कि वो किया क्यों गया था। जो पहली बार बिल्ली को दूध पिलाया गया था, वो बिल्ली अपने आप आई थी और दूध वहां पर रखा था, इसलिए पिलाया गया था। लॉजिक पता नहीं था तो प्रथा बना दी। अब ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं बिल्ली को, है ना। इसी तरीके से आप बहुत सारे घरों में देखोगे, मंगलवार को बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। क्यों नहीं काटने हैं? देखो, मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज़ सही है या गलत है, उसके पीछे हो सकता है कोई अच्छा रीज़न हो, लेकिन जब तक रीज़न नहीं पता सवाल तो उठाना चाहिए ना। तो इसलिए ये जो क्वेश्चनिंग माइंड है, इसके ही आंसर्स देने के लिए जूरिस्प्रूडेंस को लाया गया कि भैया कोई भी कानून जो लाया गया है, जो कि एनेक्ट किया गया है, बनाया गया है, अप्लाई किया गया है, लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी को वो अफेक्ट कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें उसकी ट्रू मीनिंग नहीं पता है, उसके पीछे का सही अर्थ किस आधार पर उसको बनाया गया था, क्या उसके पीछे का रीज़न है, तो फिर हम उसको ठीक से इंटरप्रेट हो सकता है कि ना कर पाएँ, और जिस रीज़न की वजह से, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो बनाया गया था, वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो राइट टू इक्वलिटी है। अब इक्वलिटी का मतलब क्या है, जब तक हमें वो नहीं पता होगा तो राइट टू इक्वलिटी भी ठीक तरीके से हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। अब हो सकता है कि हम राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये मान लें कि भैया जो भी लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है, लेकिन ये तो इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि वो डिसएडवांटेज है तो उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलने चाहिए, है ना। तो इक्वलिटी क्या है, इक्विटी क्या है, ये सारे प्रिंसिपल्स को समझने के लिए जो है उनकी ठीक से इंटरप्रिटेशन करने के लिए जूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये किस किस की मदद करता है साहब? देखो, ये सभी लोगों की मदद करता है। चाहे आप एक सामान्य नागरिक हैं किसी भी देश में, आपको कानून की समझ होनी ही चाहिए, तभी तो आप सवाल कर सकते हो सरकार से कि भैया ये कानून तुमने क्यों बनाया, या इसके अंदर हमें ये अमेंडमेंट चाहिए। जैसे आपने अभी फार्मर लॉज की प्रोटेस्ट देखी थी, तो क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि उनको एक रीज़न समझ में आ रहा था कि कानून क्यों बनाया जा रहा है, और उनको लग रहा था कि उनके खिलाफ है या उनको ये नुकसान पहुंचाएगा। अब नुकसान पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है वो अलग बात है, लेकिन एक रीज़न है जिसके आधार पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कानून को सरकार जो है वो वापस ले रही है। ठीक है जी। तो ये रीज़न सामान्य नागरिक को भी जानने चाहिए। उसके अलावा जो वकील हैं, जो उस पेशे से जुड़े हुए हैं, उनको भी ज़रूरी इस बात की ज़रूरत है कि उनको समझ होनी चाहिए कि कानून के पीछे क्या रीजंस हैं जो भी आज की डेट में अप्लाई होते हैं नागरिकों के ऊपर देश के अंदर, है ना। जजेस को समझ होनी चाहिए कि क्योंकि उनको तो इंटरप्रेट ही करना है, जुडिशरी का तो काम ही है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अगर उनको ही जो है जूरिस्प्रूडेंस की समझ नहीं होगी तो कानून को कैसे वो इंटरप्रेट कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं,
उनको भी एनालिटिकल थिंकर्स होना चाहिए, उनको क्रिटिकल थिंकर्स होना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए अगर कोई चीज़ गलत है। तो कैसे करेंगे क्रिटिसाइज? जब उसका ट्रू मीनिंग पता होगा। ट्रू मीनिंग कैसे पता होगा? जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा, जब उस कानून के पीछे की सारी रीजनिंग पता होगी, है ना। तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो लीगल रिसर्चर्स हैं उनके लिए, सभी के लिए ये जो जूरिस्प्रूडेंस जो डिसिप्लिन ऑफ स्टडी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये एक सर्टन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इनटू द लॉ। ये कोई नए कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है कि भैया हमें कोई परेशानी हो रही है जिसके लिए हमें नए कानून की ज़रूरत है, तो उन केसेस में जूरिस्प्रूडेंस का कोई काम नहीं है। वो तो लेजिस्लेचर का प्रोसेस है, सरकार बनाई गई है उस चीज़ के लिए, और जो है पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है सेंट्रल लेवल पे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट लेवल पे, है ना। तो ये सारे कानून बनाने के लिए तो बैठे हैं। तो उन चीज़ों को डील करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, लेकिन वो जो लॉज हैं उनके पीछे की रीजनिंग को समझने के लिए जूरिस्प्रूडेंस को बनाया गया था। ठीक है जी। तो इट इज़ नॉट कंसर्न विद मेकिंग ऑफ न्यू लॉज बट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल रूल्स एंड द रीजनिंग बिहाइंड देम। तो भैया क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक रूल जो है वो लीगल रूल बनता है, ये भी जो सवाल है वो जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल हमें देखो, अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें कानून की ज़रूरत क्या है? हर इंसान को फ्रीडम चाहिए। तो अगर हम सारे कानूनों को ख़त्म कर दें तो सारे रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, सबको फ्रीडम मिल जाएगी। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सभी लोगों के पास एक एक गाड़ी है। मान लीजिए जितने घर हैं भारत के अंदर, सबके पास एक एक गाड़ी है। सब लोग एक साथ अपनी गाड़ियों को सड़कों पे लेकर निकल जाते हैं और कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है। तो आपको लगता है कि आप सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पर सही समय पर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। बीच सड़क में केओस हो जाएंगे, लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे, कोई भी रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा, आपकी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। तो आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, ताकि जो आपकी गाड़ी है वो आप सुरक्षित रूप से उस रोड पर चला सके, इसलिए कानून की ज़रूरत है। तो ट्रैफिक रूल्स हमने बनाए। उसी तरीके से भैया कंपनीज़ में कोई भी जब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, अगर मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं होगा, अगर कंपनी के ऊपर ये बंदिश नहीं होगी कि भैया कम से कम इतने पैसे तो तुम्हें वर्कर्स को देने ही पड़ेंगे, तो भैया हो सकता है कि आज भी आप 10-10 रुपये 100-100 रुपये में महीने भर काम कर रहे होते, है ना। तो एक लिमिट लगानी तो ज़रूरी है कि एक इंसान है जो अपने दिन के 8 घंटे 10 घंटे जो भी है वो कंपनी में दे रहा है, उसके बदले उसको जो रेम्यूनरेशन मिले वो इतना तो हो कि वो अपना और अपनी फैमिली का जो भी गुजर बसर है, जो भी उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा कर सके, है ना। तो मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया ताकि कंपनीज जो हैं वो एटलीस्ट इतने पैसे अपने वर्कर्स को दें ताकि वो एक इंसानी रूपी जीवन को सही तरीके से डिग्निटी के साथ जी सकें। तो मिनिमम वेजेस एक्ट आया, ट्रैफिक रूल्स आए। उसी तरीके से पनिशमेंट भी अलग अलग दी गई है। एक ही आपने क्राइम किया है लेकिन पनिशमेंट अलग अलग होती है। जैसे अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, अगर आपने इंटेंशनली किसी का मर्डर किया है, मर्डर करने की नीयत से ही मर्डर किया है, तो आपकी पनिशमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इंटेंशन नहीं थी, अपना बचाव करने के लिए, अपना प्राइवेट डिफेंस की वजह से आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आपकी जो सज़ा है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इंटेंशन नहीं है ना। तो ये सारे क्या है, ये लॉजिक्स हैं, ये सारी रीजनिंग है कि क्यों कोई कानून अमल में आता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो भैया कानून जो है वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी ही सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, हमारी फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं साहब कि जूरिस्प्रूडेंस कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। जैसे हमने इंडियन पेनल कोड पढ़ा, उसी तरीके से सीपीसी होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, या सीआरपीसी होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये सब कोडिफाइड लॉज हैं। एक पर्टिकुलर किताब है, उसमें अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई भी जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है। कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर बता दिया गया कि भैया ये रूल की वजह से ही कोई कानून जो है बनाया जाता है, इन सर्कमस्टांसेस में उसको रेलेवेंट माना जाएगा, ये सर्कमस्टांसेस चले जाएंगे तो उसको हटा देना चाहिए। इस तरीके की कोई भी कानून, कोई भी एक पर्टिकुलर किताब नहीं है जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ें लिखी गई हैं स्पेसिफिक रूप से। तो ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है जो कि ग्रोइंग है, इवोल्यूशन इसका होता रहता है, क्योंकि समाज की ज़रूरतें बदलती रहती हैं, सोच बदलती रहती है, नज़रिया बदलता है, और जो आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस है, सोशल कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, वो सभी बदलती हैं। तो जब सारा समाज बदल रहा है तो उसकी ज़रूरतें, उसकी सोच बदल रही है, तो जूरिस्प्रूडेंस कैसे एक स्टैटिक सब्जेक्ट हो सकता है? रीजनिंग भी तो बदलेगी ना। तो रीजनिंग बदलेगी तो भैया जूरिस्प्रूडेंस भी बदलेगा। तो इसलिए ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि भैया ये कितना बड़ा है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है। और इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी इसीलिए हमारे पास आज तक नहीं है, क्योंकि एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग समय पर अलग अलग जूरिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, क्योंकि उन्होंने लॉ को अपने हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से समझा है। कुछ ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो साइंस ऑफ लॉज है, कुछ ने कहा कि ये स्टडी ऑफ लॉज एंड कस्टम्स है, कुछ ने कहा ये स्टडी ऑफ सिविक लॉज है,
कुछ ने कहा कि ये स्टडी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जो कि लॉ को इन्फ्लुएंस करती है। कुछ ने कहा कि ये नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट है। कुछ ने कहा ये स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ है जो कि सॉवरेन की कमांड द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस दी हैं, जिसको हम आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, है ना। तो ये बेसिकली आपने नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को समझा है, उसकी हिस्ट्री को समझा है, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग विचारधाराओं की वजह से किस तरीके से अलग अलग स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया गया। वैसे तो बहुत सारे मेजर जो है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं हमारे पास, लेकिन जो मेजर हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तीसरा है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, चौथा है फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और पांचवा है रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इन पांचों स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।